करते हैं कि मोदी जी आपको जितनी जल्दी हो सके समझ में आ जाए, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं गए थे। मोदी जी आप थोड़ा भूल गए थे, आपको देश ने सर आंखों पे बिठाया था, आप भूल गए हो। याद कर लो, हम तो याद दिला रहे हैं आपको। हमें दुश्मन मत बांटो। हमने 11 लाख की चेतावनी दी, हमने धमकी नहीं दी है। चेतावनी का मतलब चेतावनी। बात सिर्फ बुजुर्गों की होगी और तब तक होती रहेगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक उनको हक नहीं मिल जाता। मैं बात कर रहा हूँ EPS 95 के पेंशनर, वो बुजुर्ग जो लगातार जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सेवाएं दी और संघर्ष कर रहे हैं अपने हक और हुकूक के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि किसी चीज़ को प्रदान करवाने के लिए सबसे अहम रोल होता है समाज का। हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत बड़ा लोकतंत्र है, विश्व प्रसिद्ध लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 व्यवस्थाएं, 4 पिलर्स हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वो 4 पिलर कौन से हैं। सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी और तीसरा एग्जीक्यूटिव और चौथा आता है जो सबसे अहम पिलर है, जो योगदान देता है हर किसी मुद्दे को, छोटे मुद्दे को बड़ा बनाने में और बड़े मुद्दे को समाज के सामने लाने में, ताकि वो मुद्दा जो है वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंच सके। और वो मुद्दा है मीडिया का, जो एक अहम रोल निभाता है। इसलिए मीडिया को चौथा पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। लेकिन सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो चौथा पिलर, क्या वो डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है, क्या वो अपना काम बखूबी से कर रहा है? क्या वो सक्षम है इस दौर में बिना किसी के इशारे पर चले हुए एक स्वाभाविक तौर पर कार्य प्रणाली को चलाने के लिए? चौथा पिलर, ये सब आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बातें होती हैं कि इस समय जो एक बहुत बड़ा मीडिया है, नेशनल मीडिया हमारा, उसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं पिछले 10 सालों से बुजुर्ग जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। EPS 95 की पेंशन को लेकर, EPFO फंड के जो पैसा है उसको लेकर लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी आवाज़ उठाई जा रही है, धरने प्रदर्शन वो कर रहे हैं और सोशल मीडिया ही लगातार उनकी आवाज़ उठा रहा है। लेकिन उन बुजुर्गों का ये लगातार सवाल रह रहा है कि नेशनल मीडिया उनको कवर क्यों नहीं करती, चाहे वो रामलीला मैदान हो, चाहे वो जंतर मंतर का वो ऐतिहासिक स्थान हो जहाँ से आवाज़ देश विदेश में गूंजती है, लेकिन उनको कोई कवर ही नहीं कर रहा। तो उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी कैसे? जब वो बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। क्या कारण है? क्यों मीडिया उनको दरकिनार कर रही है? क्यों बुजुर्ग बूढ़े हो गए हैं, उनको देश को उनकी जरूरत नहीं है? क्या यही कारण है? और क्या लगता है आपको क्या लगता है कि क्यों आखिरकार दरकिनार किया जा रहा है इन चीज़ों को? और जो हमारा मीडिया है, चौथा पिलर डेमोक्रेसी का, वो क्यों फेल हो रहा है अपने कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से करने के लिए? आज फिर एक साथ मेरे साथ मौजूद हैं मनोज स्वराजी साहब, जिन्होंने बेड़ा उठाया है लगातार बुजुर्गों की बात करने के लिए। मनोज साहब, मैं किसी चीज़ की बात नहीं करूंगा। और एक और सवाल आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बुजुर्ग थे, पेंशनर थे, जो हमें लगातार ये कह रहे थे कि हम नीतीश बाबू से मिलना चाहते हैं, चंद्रबाबू से मिलना चाहते हैं, और आज हम नीतीश बाबू के कार्यालय में आए थे विशेष इसी करके कि उनसे मिल सकें और आपकी बात जो है, आपकी फाइल जो है फिर से एक बार उन तक पहुँचा सके। किसी कारणवश वो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन हम जो है आपका मुद्दा लगातार इसी तरह से उठाते रहेंगे। बात मैं कर रहा था 4th पिलर की, डेमोक्रेसी के 4th पिलर यानी कि मीडिया की। जनाब, मीडिया क्यों फेल हो रहा है? क्यों बुजुर्गों की बातें नहीं की जा रही? क्यों सोशल मीडिया पर सिर्फ उनकी बात हो रही है? नेशनल मीडिया पर जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी डिबेट होती हैं, जहाँ पर हर विपक्ष का नेता हो, जहाँ कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, वहाँ पे बैठकर डिबेट्स करते हैं, लेकिन बुजुर्गों की बात कोई नहीं करता। क्यों लगता है कि मीडिया फेल हो? सबसे पहले तो ये बात कहूँगा मैं आपको, सभी बुजुर्गों को प्रणाम। मीडिया कभी फेल नहीं होता है। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, जब कोई चीज़ में जंग लग जाता है, जब कोई चीज़ खराब हो जाती है, तो उसकी जगह कोई नई चीज़ ले लेती है। क्योंकि नेशनल मीडिया में जंग लग गया था, नेशनल मीडिया पुरानी हो गई थी, उसमें अवरोध उत्पन्न हो गए थे, उसमें विकार उत्पन्न हो गए थे, और वो मीडिया ना रह के गोदी में बैठ गया था किसी की। इसलिए उसकी जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो वैक्यूम आप जैसे पत्रकारों ने भर दिया। और आज मीडिया वो नहीं है, आज वो गोदी मीडिया है और आप मीडिया है, और आपकी कही हुई बात दूर तक जाती है। तो अब कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि मीडिया कोई बात आपकी उठाएगा नहीं, क्योंकि उसको मीडिया मानो ही मत जो मीडिया का काम ना करे। तो सबसे पहले तो उसको मीडिया कहना बंद करो। होगा कोई बड़ा आदमी, होगा कोई करोड़पति, होगा कोई अरबपति, लेकिन वो जो कुछ भी है वो मीडिया नहीं है। वो गोदी मीडिया कह सकते हो, गोदी मीडिया में उसमें भी मीडिया शब्द आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो गोदी है, वो मीडिया भी नहीं है।
और मीडिया तो मीडिया होता है। मीडिया का मतलब है माध्यम, और माध्यम जिससे आपकी बात अभिव्यक्त हो, और जो जिसकी बात बोले, जो देश की बात बोले, वो देश का मीडिया, जो किसी व्यक्ति की बात बोले वो व्यक्ति का मीडिया। तो देश की बात बोलना बहुत जरूरी है, और देश की बात, देश की करोड़ों लोगों की बात, देश के EPS 95 के पेंशनरों की बात, उनके दिल की धड़कनें चीत्कार करके, चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। बजट में भी हमें कुछ नहीं दिया और कुछ भी नहीं दिया। और एक बात और बताऊं, आपने मीडिया की बात की, बहुत अच्छा आपने आज शुरुआत की, और जबरदस्त शुरुआत की अरुण जी। मीडिया के बारे में बताऊं कि अब मीडिया की जरूरत उस वाले मीडिया की जिसको आपने पर्टिकुलर, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों का मुद्दा, अब बुजुर्ग इतने सक्षम हो गए हैं कि अपनी लड़ाई लड़ सके। ना तो उन्हें अब किसी नेता की जरूरत है, किसी मसीहा की, जैसे कोई कहते हैं ना कि नेता नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ना तो उन्हें कुछ नेता की जरूरत है। मेरा यही प्रयास है, अब ना उन्हें मीडिया की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपनी बात कहने में समर्थ हो गया तो व्यक्ति भी तो एक माध्यम है कहने का। और उसने 11 लाख की चेतावनी दी है प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा है कि भाई हम 11 लाख की चेतावनी दे रहे हैं, और हम 1 to 1 पूछेंगे तो 11 लाख लोग अगर खुद ही पूछ रहे हैं तो वो अपने आप में समर्थ है, वो अपने आप में मजबूत है, वो अपने आप में सक्षम है, वो अपनी बात कह सकते हैं। क्योंकि जो कह नहीं सकता उसी के लिए तो माध्यम की जरूरत है, लोगों को कहना सिखाना है, लोगों को मीडिया का काम जो करता है। लेकिन फिर भी एक माध्यम है जिसको पूरी दुनिया देखती है, ना कि पूरी दुनिया देखती है, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा जो नेशनल मीडिया है उसको पूरी दुनिया देखती है। क्यों नहीं वहां पर एक भी बुजुर्ग को बुलाया जाता है? क्यों नहीं उस बुजुर्ग के बिठा के डिबेट करवाई जाती है कि भैया आपका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? क्या बुजुर्ग वो इतने पावरफुल नहीं है, या फिर वो अपने इशारे पे मीडिया को नहीं पहुंचा सकते? यही कारण है कि उनको नहीं बुलाया जाता। देखिए, हमारे यहाँ तो एक कहावत थी कि जो चीज काम की ना हो ना, जो आपके काम नहीं आती है उसको फेंक देना चाहिए, उस पर चर्चा भी व्यर्थ होती है। मैं बताऊं आपको कैसे। देखो, एक व्यक्ति बोलता है और हजारों व्यक्ति सुनते हैं, ऐसा जनरली ये तरीका होता है कि एक बोले हजारों सुने, तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति का बड़ा प्रभाव होता है। अब इनकी कोई सुन नहीं रहा है, अगर इन पे आप बोलेंगे भी तो इनकी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने तरीके से बात करते हैं। तो अब हर व्यक्ति बोले, मेरा प्रयास ये है कि हर व्यक्ति 1 to 1 बोले और सब लोग सुने। और देखिए, वही हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। और आज उसी लक्ष्य को लेके हम आए हैं। आज हम यहाँ भी आए, JDU के ऑफिस में आए, हम कल चंद्रबाबू के नायडू के ऑफिस में भी जाने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अब हमें नेता लगातार, आपको देख रहे हो, लगातार इस सदन में हर दिन EPS 95 की आवाज उठ रही है, कोई ना कोई सांसद उठा रहा है। और अब आवाज ये दबने वाली नहीं, अब मीडिया की जरूरत नहीं, अब सांसद भी उठाने लगे इसको। और आवाज तो उठी रही थी, बहुत पहले से उठ रही थी। आवाज उठाना कोई EPS को ये नहीं है कि ये मुद्दा कोई जानता नहीं है या मुद्दा जाना पहचाना नहीं है, सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री को भी पता है प्रॉब्लम है। बस अब जनता उनका कान उमेट कर, प्रधानमंत्री जी का बड़ी ये नहीं करना चाहिए। जनता का मतलब, इसका आप मुहावरे की तरह लीजिए इसको, कहीं ऐसा ना समझे कि प्रधानमंत्री जी के लिए मैं कुछ कह रहा हूँ। जनता को नकेल कसनी पड़ेगी सरकार की, और जनता को नकेल कसनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी की भी, कि इधर भी ध्यान दो। और जनता जनार्दन है। 3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र का आ रहा है, हरियाणा का आ रहा है, और एक और राज्य का चुनाव आ रहा है अभी, और फिर दिल्ली का भी चुनाव आएगा। तो ये 3 राज्यों के चुनाव बहुत क्रूशियल हैं। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला। लगभग 10 से 15 लाख के करीब, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, EPS पेंशनर्स महाराष्ट्र में हैं। 15 लाख, 13 से 15 लाख के बीच में है। और समझिए 15 लाख, एक परिवार में 8-10 लोग होते हैं, तो आधा करोड़ जनता महाराष्ट्र में बैठी हुई है ना। आप कह रहे हैं कि जब कोई बुजुर्ग हो जाता है वो खोटा हो जाता है, तब वो खोटा हो जाता है, और जब भी वोट बैंक की बात आ जाती है, जब भी चुनाव की बात आ जाती है, वो सोना हो जाता है। और दूसरी बात ये, जब भी यहाँ पर ये जंतर मंतर का ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ से बड़ी बड़ी आवाजें और जहाँ से बड़े बड़े मंत्री निकले हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर जब धरना प्रदर्शन होता है। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर एक जो धरना प्रदर्शन कोई भी होता है, अगर वहां पर कोई बड़ा नेता या सांसद कोई आ जाता है, जहाँ किसी पार्टी का वो धरना होता है, पूरी नेशनल मीडिया की यूनिट लग जाती है। 70 से 80 गाड़ियां यहाँ पर लग जाती हैं। इतने लोग धरने में नहीं आए होते जितने की नेशनल मीडिया के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आए होते हैं, मीडिया का स्टाफ यहाँ पर आया होता है, मैं आपको बता दूं। और जब कोई आम व्यक्ति यहाँ पर धरना करने के लिए आता है, तो मैं आपको बता दूं कि कौन होता है, आप जैसे, हम जैसे सोशल मीडिया वाले, वही आपकी बात हो जाती है। वहां पर कोई सोशल बड़ा मीडिया नहीं होता, मीडिया हाउस नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना, क्यों नहीं आता वो? ना आए। हाँ,
ठीक है, हमें जब चाहिए ही ना है तो फिर वो ऐसे लड़ते रहेंगे जिस तरह से 10-11 साल हो गए हैं उनको लड़ाई लड़ते हो, 10-12 साल हो नहीं, गए मीडिया का रोल मैंने कहा ना खत्म हो गया। हाँ। अब सरकार का रोल आ गया। मीडिया का रोल होता है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाती। मीडिया कोई न्याय नहीं दिलाती आपको। कंटिन्यूसली आवाज पहुंचनी भी चाहिए ना, माध्यम होना चाहिए ना। माध्यम अब दूसरा हो गया। हाँ। माध्यम सोशल मीडिया हो गया। माध्यम आप हो गए, मैं हो गए। प्रतिदिन EPS 95 पर 100 से 150 वीडियो बनती है प्रतिदिन, 1 करोड़ के करीब। सोशल मीडिया हो गया ना। हाँ, सोशल तो मीडिया। फिर उस नेशनल मीडिया को ये नहीं कहना चाहिए ना कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, नहीं। राष्ट्र प्रथम है। नहीं, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए वो फिर। गोदी की बात करते हैं, वो गोद में बात करते हैं, वो राष्ट्र की बात नहीं करते। राष्ट्र की बात तो सोशल मीडिया ही करता है। और देखिए, माइक से माइक बढ़ रहे हैं तो एक क्रॉस आ गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम भिड़ नहीं रहे, हम और विस्तार से इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। और पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, खासकर जनता की भी ये डिमांड थी कि चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ऐसे पॉलिटिशियन से कुछ उम्मीद दिख रही है। लेकिन मुझे इंडिविजुअल उम्मीद नहीं लगती। मुझे नहीं लगता। फिर भी उनकी डिमांड पर हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी जब कहते हैं कि इनका सबका जो मेन आदमी है उसको वही नहीं, अब उससे ही मिलके कर लिया तो इनसे ही क्या होगा। लेकिन कोशिश करने वालों की कहते हैं हार नहीं होती। और मोटी बात है, जन जागरण जगाना है, सबको खड़ा कर देना है और सबको मजबूत होना है, ये लक्ष्य है। अगर सब मजबूत होगा तो किसी भी सरकार को हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट अब ये 3-4 चुनावों में होना चाहिए। और लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमें अच्छी से रणनीति बनानी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे EPS 95 के वोट बैंक को कोई यूज कर ले जाए, विपक्ष का बोल के यूज कर ले जाए। करना उसे भी कुछ नहीं, लेकिन वो अपनी सरकार बना ले, हम तो वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे। तो बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ये सब देखा जाएगा और देख कर निर्णय लिया जाएगा। 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक हम लोग 11 लाख की चेतावनी कर रहे हैं। उसके बाद एक धरना भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकार में जो उथल पुथल मच रही है, जो आवाज उठ रही है, कोई उठाना नहीं चाहता था बुजुर्गों की आवाज, लेकिन अब सब सांसदों को डर है चुनावों का, तो वो भी उठा रहे हैं। विपक्षी सांसद भी उठा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिंपैथी ले लेंगे। लेकिन ठीक है, अभी भी जो बड़े बड़े टाइकून है वो नहीं उठा रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ये ऊपर ऊपर से ही उड़ते रहते हैं। इनकी जड़ें कट जाएंगी सारी, और जड़ें कट के पता नहीं क्या होगा। कहते हैं ना, डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, जब रेस लगती है तो कोई काला घोड़ा निकलता है। काला घोड़े का, डार्क हॉर्स का मतलब ये है कि पता नहीं अब बुजुर्ग किसको बना दें, पता नहीं बुजुर्ग तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। बुजुर्ग कमजोर नहीं है, वोट की पावर तो है ही, उनपे अनुभव की पावर भी है, उनपे बहुत सारी चीजों की पावर है। और वो करोड़ों में है, संख्या में भी है, बुद्धि में भी है, अनुभव में भी है, सब चीज में। और देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है जो किसी जाति धर्म में बंधा हुआ नहीं है। इसमें सब धर्म के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, सब वर्ग के लोग हैं, और सबके परिवार से एक एक बुजुर्ग तो होगा ही। मुझे लगता है देश के अंदर अगर 80 करोड़ परिवार होंगे, 80 करोड़ परिवार तो नहीं होंगे, खैर 50 करोड़ के करीब लगभग परिवार होने चाहिए मेरी समझ से। और जॉइंट परिवार कहेंगे तो और कम हो जाएगा। और 30 करोड़ आप 30-40 करोड़ के करीब परिवार होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनके परिवार में आगे पीछे या साइड से चाचा भतीजा जो कुटुंब में कोई ना कोई EPS 95 का बंदा होगा, जरूर होगा। या फिर वो जरूर होगा जो कंट्रीब्यूट करता है, और या फिर वो जो पेंशन लेता है। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो इसका और बड़ा क्षेत्र बढ़ा रहा है, EPFO को और बड़ा कर रहा है। EPFO एक ऐसी गाय है, मैं तो इसको कहता हूँ सरकार के लिए, जनता के लिए नहीं, सरकार के लिए कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय क्या होती है? जितना भी दूध निकाल लो, कितना भी चीज कुछ नहीं बोलेगी, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ये देश की जनता है, और ये EPFO जनता कामधेनु गाय, और EPFO उसमें से दूध निकाले जा रहा है। अब उसकी भी कहते हैं ना, भगवान कृष्ण को भी गुस्सा आया था, कह रहे 99 गाली देनी है, 100वीं गाली दोगे तो सर काट देंगे। तो अब वो माहौल आ गया है कि अब ये अति हो गई है। और अति सर्वत्र वज्रते, ये शास्त्रों में भी कहा गया कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अति थी, इतनी सारी मीडिया लगाई, इतने सारे एग्जिट पोल लगाए, फिर भी 400 पार खुश हो गया ना, सब पूरा जोर लगा लिया, पूरा पावर हाउस लग गया, सारे बड़े बड़े उद्योगपति लग गए, बड़े बड़े लोग लग गए, एग्जिट पोल में जिता दिया गया 400 पार। फिर क्या हुआ? टाटा फुस। वो तो इतना बड़ा, जब एग्जार से मतलब इतना बड़ा वो बनाया था, एक हवा बनाया था शाइनिंग इंडिया वाला, जिस तरह का हुआ, तो वो हुआ फुस हो गया ना। तो ये कितना भी हुआ बना ले, अब इनको भी रियलिटी पता है। लोग थोड़े भ्रमित थे, अब पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगर इन्होंने अब नहीं सुधरे, अगर अब इन्होंने जिनको जो हक है वो नहीं दिया, तो इनको बड़ी मुश्किल होने वाली है। और मुझे लगता है कि अब राज्यों की सरकारें खोना शुरू करेंगे ये लोग, और जाते जाते ये कहीं ऐसा ना हो पार्टी का ही मूलतः पूर्णतः सफाया ना हो जाए।
क्योंकि अगर इन्होंने अब भी सही सही सब्जेक्ट पे नहीं आए, इधर उधर नाचते रहे कूदते रहे, तो इनका सफाया होने तय है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, देश को चलाने के लिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि युवा वर्ग जो है वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन युवा वर्ग को मजबूत करते करते हमें देश के बुजुर्गों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने योगदान दिया है इस देश को चलाने के लिए। वो बुजुर्ग हुए हैं इस देश को चलाते चलाते, उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो सरकार को देखना चाहिए कि इन बुजुर्गों का सम्मान रखना चाहिए। और क्या ही मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, और कोई कुछ बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि वो आपने जो बात कही ना, कल भी देखो हमारी कल या परसों वीडियो बनी थी युवाओं के ऊपर, बजट के ऊपर बनी थी। मैंने बताया कि युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। 1 करोड़ युवाओं को आप फ्री में दे रहे हो प्राइवेट कंपनियों को कि जाओ 1 साल तक इनका शोषण करो, और पैसे भी मत दो, पैसे सरकार देगी। यानी टैक्स पेयर का पैसा 60,000 वो देगी सरकार, 60,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 करोड़ लोगों का पैसा वो देगी सरकार। और काम किसके यहाँ करेंगे? उद्योगपति के यहाँ करेंगे। और उद्योगपति का काम करने के बाद भी वो 1 साल खत्म होने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम जाओ बाहर, मैंने सर्टिफिकेट एक कागज का टुकड़ा दे दिया, यानी और फिर उसके पास 1 करोड़ लोग आ जाएंगे, अगली बार फिर बजट आएगा 1 करोड़ लोगों को, फिर यानी ये करोड़ों लोगों से फ्री में काम कराना चाहते हैं। उनकी न्यूनतम वेतन या न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देना चाहते। और ट्रेनिंग के नाम पर, अगर ट्रेनिंग ही की है 1 साल, तो उसको फिर क्यों नहीं एडजस्ट करोगे अपनी कंपनी के अंदर? अगर आपने ट्रेनिंग दी है किसी को 1 साल तक तैयार किया, तो अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी में ट्रेनिंग की है, क्यों नहीं अपनी कंपनी में रख रहे हो? अग्निवीर में तब भी 1 करोड़ रुपया मिल जाता था, अग्निवीर में तब भी बहुत सारा पैसा, अगर आप रिटायर होते थे तो मिल जाता था, बहुत कुछ मिल जाता था। लेकिन ये जो योजना आ रही है, ये तो देश के अंदर तबाही कर देगी। जैसे अग्निवीरों ने किया था ना, पूरी तरीके से ट्रेन रोका, ये रोका, बहुत युवा है। देखो बुजुर्गों को दबा लो कैसे भी, जवानों से छेड़ोगे ना तो छोड़ेंगे नहीं। जवानों का मतलब है यंग लोगों को छेड़ोगे ना, जब वो निकल आएंगे 1 करोड़ लोग। अपने गले में मोदी सरकार अपना फंदा डाल रही है। अगर वो जवानों को बेरोजगार कर रही है, अगली साल ही फंदा आ जाएगा। मोदी सरकार को या निर्मला सीतारमण को भागे जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 करोड़ लोग जब रोजगार मांगेंगे और सब कंपनी में ट्रेंड होंगे, उनको कहां से दोगे तुम रोजगार? ये जंतर मंतर छोटा पड़ जाएगा, ये रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा, ये दिल्ली के मैदान छोटे पड़ जाएंगे भरने के लिए। सब आ जाएंगे लेके अपना अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट, मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो। अरे भैया, तुम इतने ज्यादा बेरोजगार क्यों बना रहे हो? तुम ये कहते कि 1 लाख लोगों को हम अप्रेंटिस पे एमएनसी कंपनी में लगाएंगे, 10 लाख लोगों को लगाएंगे और उनको फिर ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ऐसी नीति होती तो अच्छा लगता। ये जो बड़ा बड़ा फिगर दिखाने की नीति है ना, ये बड़े बड़े ख्वाब दिखाने की नीति है। ख्वाब जब टूटता है ना, तो बड़ी गालियां पड़ती है। मैं नहीं चाहता हमारी सरकार को कोई गलत बोले, हमारी सरकार का कुछ बुरा हो। हम तो कहते हैं निंदक नियरे राखी, हम निंदा भी करते हैं तो उसमें भलाई होती है सरकारों की, कि भाई देखो ये तुम्हें डुबो देंगे। ये जेएनयू की पड़ी हुई निर्मला सीतारमण, जेएनयू का नाम तो वही है ना, जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहते हैं, उसकी पड़ी हुई है। ये लगता है कि मोदी सरकार ने ज्यादा ही, मोदी जी ने ज्यादा भरोसा कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये डुबो दे। ये बजट पूरी तरीके से मोदी को फ्लॉप करने के लिए बनाया गया है, और मोदी नहीं समझेंगे, मोदी जी नहीं समझेंगे तो मोदी जी की लुटिया डूब जाएगी, मोदी जी की खटिया खड़ी हो जाएगी, और मोदी जी का बिस्तरा गोल हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मोदी जी आप इतना सम्मान है देश में आपका, आपने अपनी मेहनत से कमाया है। इन चमचों के चक्कर में मत फंसो, इन चमचों के चक्कर में मत फंसो। ये जो संपत्ति का, देश की संपत्ति का बंदर बाट हो रहा है, इसे रोको, और सीधा सीधा जिसका जो हक है वो दे दो, एक्स्ट्रा मत दो। बुजुर्गों का जो हक है, वही तो कह रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा उनको चाहिए नहीं। वो जो अपना हक मांग रहे हैं वो उनको दे दो। वही है। इतनी सी बात कह रहे हैं, और इतनी सी बात लगता है मुझे समझ में आएगी, और 31 तारीख से पहले समझ में आएगी। और मोदी जी को अगर समझ में नहीं आती तो फिर मुझे लगता है सत्ता का अहंकार आ गया है, नशा आ गया है। हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी आपको जितनी जल्दी हो सके समझ में आ जाए, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। मोदी जी आप थोड़ा भूल गए थे, आपको देश ने सर आंखों पे बिठाया था, आप भूल गए हो। याद कर लो, हम तो याद दिला रहे हैं आपको। हमें दुश्मन मत बांटो। हमने 11 लाख की चेतावनी दी, हमने धमकी नहीं दी है। चेतावनी का मतलब चेताना, चेतावनी का मतलब आपको सजग करना, आपकी बेहतरी के लिए कहना कि ये जो देश की जनता करा रही है कहीं इसकी बद्दुआ ना लग जाए आपको। तो हम चेतावनी दे रहे हैं, हम बड़ी सौम्य भाषा में, अच्छी भाषा में आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी डूबते हुए जहाज को रोक लो, अपने आप को बचा लो, अपनी सरकार को बचा लो, वरना इतिहास में नाम, जितना अच्छा नाम आपका कहा जाता है 370 के लिए, इन सब चीजों के लिए जो जो अच्छाई कही जाती है, ये जो बुराई बुजुर्गों की है ये भी आप ही के नाम लिख जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आपका इतिहास में
एक तरफ तो बहुत स्वर्णिम इतिहास हो और एक तरफ इतना बुरा इतिहास हो कि बुजुर्ग भी तड़प जाता हो इतिहास, जब आप जाने वाले हैं, बड़े और इस बड़ा नाम के ये नाम लेके जाए आप, हाँ, बड़े जब आप बड़े से उतरे तो। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेआबरू होके देश की जनता आपको इस देश से, क्या मैं शब्द नहीं कहूंगा, निकाल दे, वो शब्द नहीं कहूंगा मैं। इसलिए वक्त रहते जाग जाओ, और जब जागो तभी सवेरा। और कहते हैं अगर नहीं जागोगे, जो जो सो रहा है उसे जगा जा सकता है। हमें लग रहा है मोदी जी सो रहे हैं अभी, क्योंकि थक गए हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं, नींद पूरी होती नहीं। 2 घंटे की नींद लेते हैं, पूरी 10 साल तक उन्होंने 2-2 घंटे की नींद ली है। अब इकट्ठा वो नींद में चले गए हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने इन तिल चट्टों को छोड़ दिया। तिल चट्टे मतलब समझते हो ना, इन चेले चपाटों को छोड़ दिया कि लूटो खाओ मौज करो, मैं आराम विश्राम कर रहा हूँ। मोदी जी अभी आप विश्राम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगातार फिर से जग जाना है और 18 से लेकर 22 घंटे तक आपको काम करना है, और अब ईपीएस पे काम करना है। जल्दी कर लो, फटाफट कर लो। अगर सो गए अपने बंगले में जाके तो फिर समझ लो जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। हम तो जगा रहे हैं। कुंभकर्ण की नींद मत सो जाना मोदी जी। 6 महीने हो चुके हैं और अगले 6 महीने भारी पड़ने वाले हैं। इसीलिए विपक्ष भी इस चक्कर में बैठा हुआ कि कब बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप करते रह जाओ राम राम और वो माल सारा हरे राम कर जाए। तो ऐसा ना हो जाए कि आप कहने का मतलब है सत्ता, माल का मतलब सत्ता है, कोई इसे गलत शब्दों में ना ले। इसका मतलब ये है कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो सम्मान है, सबसे बड़ा नेता का सम्मान, उसका सम्मान होता है, उसकी रेस्पेक्ट होती है। रेस्पेक्ट ना चली जाए बुजुर्गों की निगाह। कोई बुजुर्ग बड़े प्यार करते हैं मोदी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए। आशा करता हूं कि जिस बात से हमने अपनी बात आपके समक्ष रखी है आपको समझ आई होगी। और मैं बुजुर्गों से भी कहना चाहूँगा, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको आपका सम्मान जो है वो सही तरीके से मिले, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हम बात आपके सामने प्रकट करते हैं उसका आप हमें जवाब जरूर दें। चाहे कमेंट करें और वीडियो को साथ साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलती है, जिसके चलते हम रोज आपके लिए सरकार के सामने नए नए प्रश्न पूछते हैं। नमस्कार, दीजिए।